गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटे? सो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन पढ़ पढ़ा रहे था। थे, है ना? और हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म किया था। कूलम्स लॉ हमको स्टार्ट करना था। ठीक है बेटे। यस सर। तो लेट्स स्टार्ट कूलम्स। ये कूलम्स लॉ क्या कहता है कि टू पार्टिकल्स having charges q1 and q2 exert electrostatic force on each other, and the magnitude of that electrostatic force is given by the formula k q1 q2 by r square, where r is the separation between these charges। और हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए हमने क्या किया, चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड ही दिया। where k is equal to 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square, and k can also be written as 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space, जिसकी की वैल्यू होती है 8.854 into 10 raised to the power -12 coulomb square per Newton meter square। R is of course the distance between two point charges, और डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स will be along the line joining two charges, and force will be attractive if charges are of opposite signs, and F will be repulsive if charges are of same।
अगर चार्जेस अपोजिट साइंस के हुए तो फोर्स रिपल्सिव हुआ होगा, और चार्जेस अगर सेम साइन के हुए, चार्जेस सेम साइन के हुए तो फोर्स रिपल्सिव होगा, अपोजिट साइन के होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। अच्छा ध्यान दो कि वेक्टर फॉर्म में भी इस फोर्स को लिखते हैं, लेकिन बट बिफोर वी मूव ऑन टू वेक्टर फॉर्म, हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ मीडियम की बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द फोर्स। ऑन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बेटे मीडियम का इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि when Q1 and Q2 are placed in some other medium, other than vacuum or air, when Q1 and Q2 are placed in medium other than vacuum or air, the force which they exert on each other remains same. The electrostatic force which they exert on each other remains, एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं वो सेम रहता है। When Q1 and Q2 are placed in medium other than vacuum or air, the electrostatic force which they exert on each other remains same. तो एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं बेटे, वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे पढ़ना है, ये होता है एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, मतलब तुम इस तरह से समझो कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, उन पे कितना फोर्स फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, इसमें मीडियम का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर ये चार्जेस वैक्यूम में है तो वैक्यूम को फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम ही होता है। तो वही चीज अपन पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, इसी में एप्सिलॉन नॉट से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो भी इससे दूर हो जाएंगे तुम्हारे। बात को सुनो। When Q1 and Q2 are placed in medium other than vacuum or air, the electrostatic force which they exert on each other remains same. एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ अभी, लेकिन जो नेट फोर्स Q1 और Q2 पे लगता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट फ्रॉम दैट which they exert on each other, which they experience in vacuum or air. But the net force experienced by these charges is different from the net force experienced by them
in vacuum or but the net force experienced by these charges is different from the net force experienced by them in vacuum or air. इसका मतलब क्या है? It means that medium also exerts some force on Q1 and Q2 so that net force changes. Net force experienced by them changes. ठीक है? और जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q1 या नेट फोर्स ऑन Q2 in medium other than vacuum or air, this is given by K. अब मैं एक कांस्टेंट से मेरे को और डिवाइड करना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर, और क्या लिखूंगा? मॉड Q1 मॉड Q2 बाय R square. Where what is epsilon r? Epsilon r एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और इसका नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम. ये बात समझ में आती है? जैसे वाटर के लिए, फॉर वाटर जो ये रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 के बराबर आती है बच्चों. इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80. मतलब क्या है? जैसे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनको R डिस्टेंस पर हमने रखा एयर में, और वो मान लो एक दूसरे पर F फोर्स लगाते हैं, या F फोर्स वो दोनों एक्सपीरियंस करते हैं. तो जब हम उनको वाटर में रख देंगे और उतनी ही डिस्टेंस पर रखेंगे जितनी डिस्टेंस पर वो एयर में थे, तो जो नेट फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करेंगे, अब वो F नहीं रहेगा, वो F डिवाइडेड बाई 80 हो जाएगा. इस एप्सिलॉन R के फैक्टर से डिवाइड हो जाता है. ये क्यों कम क्यों हो गया? क्योंकि मीडियम ने भी कुछ फोर्स लगा दिया. मीडियम ने भी कुछ फोर्स लगा दी. एप्सिलॉन और वाटर याद रखना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है ना? ऐसे ही मैंने मेंशन कर दिया है एक एग्जांपल के तौर पे. ठीक है? तो देखो बेसिकली जो परमिट, एक शब्द परमिटिविटी जो है वो कहाँ से, उसका प्रीफिक्स अगर अपन देखें तो उसमें परमिट आता है. परमिट का मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मीडियम. अब देखो बात क्या है कि जो, अगर हम इतनी गहराई में जाकर के, इतनी डिटेल में जाकर के इसको ना समझें,
और सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो हमें क्या लगेगा कि ये चार्जेस एक दूसरे पर वैक्यूम में तो F फोर्स लगा रहे थे, जब हमने इनको कितनी डिस्टेंस पे रखा, R डिस्टेंस पे रखा, तो वैक्यूम में तो F फोर्स लगा रहे थे, और जब हमने इनको R डिस्टेंस पर पानी में रखा तो इन पर लगने वाला फोर्स कम हो गया, F/80 ही रह गया, बहुत कम हो गया। हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Q1 और Q2 अगर कोई हमसे स्पेसिफिकली इतना पूछे कि Q1 ने Q2 पे कितना लगाया, तो उसका जवाब F ही होगा, या Q2 ने Q1 पर कितना लगाया तो उसका जवाब क्या होगा, F ही होगा। पानी के अंदर भी F ही होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 कितना हुआ इन वाटर, तो वो F/80 हो। नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 इन वाटर कितना होगा, तो दैट विल आल्सो बी F/80। ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो देखो, हाँ, लेकिन हमें क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, ऐसा इल्यूजन होता है हमें कि ये चार्जेस ने ही एक दूसरे पर फोर्स कम लगा दिया, या मीडियम लेस इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन परमिट कर रहा है। मीडियम इज परमिटिंग लेस इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन बिटवीन दीज चार्जेस। तो वो जो फैक्टर होता है जिससे कि वो डिसाइड होता है कि कितना परमिट हो रहा है, उसको नाम क्या दे देते हैं, परमिटिविटी। इनफैक्ट ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट इंटू एप्साइलॉन आर को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, एप्साइलॉन, और क्या आ जाएगा, मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाई आर। एप्साइलॉन को क्या कह देंगे, एप्साइलॉन को कह देंगे, जैसे एप्साइलॉन आर को तो रिलेटिव परमिटिविटी कहा था ना, एप्साइलॉन का क्या नाम हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसकी यूनिट एप्सिलॉन नॉट के जैसे ही रहेंगे, ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसकी यूनिट एप्सिलॉन नॉट के जैसे ही रहेंगे, और इसको कहेंगे क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ। ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। ओके। जनरली जो पोलर मीडियम होते हैं उनकी परमिटिविटी हाई होती है, नॉन पोलर की परमिटिविटी लो होती है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो उसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है। और जो प्योर कंडक्टर्स होते हैं उनकी तो रिलेटिव परमिटिविटी या उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट ही हो जाता है, ठीक है। फॉर कंडक्टर्स रिलेटिव परमिटिविटी इज इनफाइनाइट। कंडक्टर्स के बारे में हम अलग से फुल डिटेल में इस चैप्टर का एक अलग ही सेक्शन डेडिकेटेड है फॉर कंडक्टर्स। अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है, कंडक्टर्स के लिए परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है,
जितना ज्यादा फ्री चार्ज एक मीडियम के अंदर होगा ना, उतना ज्यादा उसकी परमिटिविटी हो। देखो जैसे परमिटिविटी पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। मान लो कोई हमसे ये कहे कि सर आप लास्ट के 2 पेज दिखा सकते हो 1 मिनट? लास्ट पेज ना देखोगे। सर उसके पहले वाला। हम्म। यही वाला ना? सर इसकी भी एक पहले वाला है ना? इसके भी एक पहले वाला हो, ये रहा। ओके सर हो गया। हो गया बेटा ये वाला? हाँ सर। ऐसे मान लो हमसे कहा जाए कि 2 पॉइंट चार्जेस placed at a separation of r in air or in vacuum exert a force F on each other. When these charges are kept in a medium of dielectric constant 16, they still exert they still experience force of same magnitude as that in vacuum. What is the separation between them in the medium? उस नए मीडियम में उनके बीच का सेपरेशन हमको कितना रखना पड़ेगा?
क्या आंसर आएगा बच्चों इसका? R/4। कई लोगों ने आंसर बताया है R/4। यस, नेट एफ इज एफ। R/4 इज करेक्ट आंसर। R/4 बिल्कुल सही है। देखो, पहले जो फोर्स लग रहा था वैक्यूम में, उसका एक्सप्रेशन रहता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मॉड डिवाइडेड बाय R²। अभी भी फोर्स F ही है, और नेट फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भाई इससे हमारे पास आ जाएगा 1/R² इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन R इंटू 1/R डैश का स्क्वायर। या R डैश के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, R² अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R is 16, that means R dash is equal to R/। I hope this is clear to everybody। काफी लोगों ने तो आंसर बता ही दिया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगले पेज पे चलें। कुछ लोगों ने जिन्होंने गलत बताया था उनको भी समझ में आ गया भाई? ओके। हाँ देखो, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं हम। मान लो हमसे कहा जाए कि two small balls and identical balls having mass m and charge q are fixed to the ends of a non-conducting thread non-conducting threads of length l each। नॉन कंडक्टिंग थ्रेड से हमने इनको कनेक्ट कर दिया। द अदर एंड्स ऑफ थ्रेड are suspended from a point P, are suspended from a point under equilibrium the angle between the
two threads remain equal to theta. Find the charge on the two particles. इन दो बॉल्स पे कितना चार्ज होगा ये हमको पता करना। तो बेसिकली इनमें से किसी भी एक बॉल का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम हम बना दें और वो इक्विलिब्रियम में है उसकी कंडीशन उस पर अप्लाई कर दें तो उसका चार्ज आ जाएगा हमारे पास। जैसे ये लेफ्ट वाली बॉल को अपन ने कंसिडर किया, इस स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2 और इस पर अगर मैं फोर्सेस शो करूं तो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे। एक तो लगेगा टेंशन फोर्स और लगेगा mg और एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन F। ठीक है बच्चों, अब ये F को हम कितना लिख सकते हैं। F को लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कुछ मीडियम नहीं दिया जाए तो हम उसको वैक्यूम ही मान लेंगे या एयर ही मान लेंगे। तो F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये L है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी L साइन थीटा बाई 2। तो जो सामने वाले की डिस्टेंस आएगी वो भी आ जाएगी L साइन थीटा बाई। तो इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा बाई 2। तो डिनोमिनेटर में आएगा 2L साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा फोर्स। अब ये फोर्स और mg मिलकर के टेंशन को बैलेंस कर लेने चाहिए। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि फोर्स और mg का रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो एग्जैक्टली टेंशन के वर्टिकली अपोजिट आना चाहिए। तो ये एंगल थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी थीटा बाई 2 बन जाएगा। तो यानी कि tan थीटा बाई 2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइडेड बाई mg। ऐसी tan थीटा बाई 2 की वैल्यू है। तो हम ऐसा लिखते हैं mg tan थीटा बाई 2 is equal to F and F is q square by 16 pi epsilon naught L square sin theta by। और यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। q स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटे 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर इंटू mg इंटू
tan theta by 2 into sin theta by 2, तो sin So sin square square theta by 2. Sir, sin square. sin square theta by 2 upon cos theta by 2, है ना। तो q जो आ जाएगा वो उस पूरे Sir, का, sin cube. हाँ बेटे, Sir, sin cube theta by 2. sin क्यूब आएगा, है ना। यहाँ पर sin स्क्वायर है तो वहां पर कितना आएगा, sin क्यूब आएगा, बिल्कुल सही बात है। sin क्यूब थीटा बाई 16 pi epsilon naught L square mg sin cube theta by 2 divided by cos theta by, is it clear? Yes, sir. अब देखो इस सवाल में इसी तरह का एक और सवाल ऐसे बनाया जा सकता है कि मान लो हमसे कहा जाए कि टू आइडेंटिकल balls having same mass and charge are suspended with the help of two non-conducting strings of length L each. In equilibrium, in air, the angle between strings was theta. When the entire system was immersed in a medium of specific, in a medium of density rho m, the angle between the strings in equilibrium was found to remain the same. The angle between the strings in equilibrium was found to remain the same. ठीक है बेटे, तो हमें पता करना है फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. Find the dielectric constant of the medium.
और हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ बॉल्स इज रो नॉट। डेंसिटी ऑफ बॉल्स जो है वो क्या है, रो नॉट है। तो देखो बच्चे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो सिचुएशन समझ में तुम्हें आ गई होगी कि भाई क्या है, जो एंगल इक्विलिब्रियम में बनता है इन वैक्यूम, वही एंगल बन रहा है इक्विलिब्रियम में इन सम अदर मीडियम। वैक्यूम में और उस अदर मीडियम में एंगल सेम बन रहा, इस एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब देखो, एंगल में चेंज नहीं आ रहा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो सेम है ही सही। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आया होगा। अगर पहले x थी तो अभी भी x ही रही होगी। हाँ सर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चेंज आया होगा, वो उसमें डिस्टेंस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यानी कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर F था, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैं सीधे सीधे F अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के बराबर लिख सकता हूँ बेटा। पहले अगर F फोर्स इन पे लग रहा था, तो अब जो F फोर्स लग रहा होगा वो F बाई एप्सिलॉन R आ जाएगा। mg तो वैक्यूम में भी एज इट इज लग रहा होगा और mg यहाँ भी लग रहा, राइट। लेकिन ध्यान दो, मीडियम में mg के अलावा एक बायंट फोर्स भी लग रहा हो। यहाँ पे तो कोई बायंट फोर्स लग नहीं रहा हो, है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू दोनों जगह से इक्वेट कर सकते हैं। एफ और एम जी का रिजल्टेंट इस रस्सी के टेंशन फोर्स के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए, सो दैट ये एंगल थीटा बाई टू है, तो यहाँ भी एंगल कितना बने, थीटा बाई टू। तो टेन थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डिवाइडेड बाई एम जी। ये इक्वेशन वन है वैक्यूम में। और इस वाले मीडियम में क्या होगा बेटे, इस वाले मीडियम में mg को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको यहां से हटा दो और इस फोर्स को mg माइनस बाइंड फोर्स लिखते हैं। mg माइनस बाइंड, नेट नीचे की तरफ इतना फोर्स लग जाएगा। देखो किसी भी पानी में मान लो हमें किसी पत्थर को उठाते हैं तो वो हमें हल्का महसूस होता है ना। वो क्यों महसूस होता है, क्योंकि पानी एक अपथ्रस्ट फोर्स उस पर लगाता है। तो जो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो मीडियम की वजह से कम हो गया, mg माइनस बी रह गया। अब क्या होना चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। यहाँ पे टेंशन का मैग्नीट्यूड अलग होगा, लेकिन ये एंगल सेम आएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये एंगल फिर से थीटा बाई टू यहाँ था, यहाँ भी एंगल थीटा बाई टू बनेगा। तो मीडियम में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊंगा तो टेन थीटा बाई टू की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी एफ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई mg माइनस बी। तो tan थीटा बाई टू को हम क्या लिखेंगे, f डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r
इंटू mg माइनस बी, ये ऐसा। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, दोनों से tan थीटा बाई टू की वैल्यूज इक्वेट कर देते हैं। अगले पेज पे चलेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, f अपॉन mg इज इक्वल टू f अपॉन एप्सिलॉन r इंटू mg माइनस, मैंने क्या किया, इक्वेट वैल्यूज ऑफ tan थीटा बाई, तो इससे एप्सिलॉन r की वैल्यू पता चल जाएगी आप, mg डिवाइडेड बाई mg माइनस b। अब मास को कैसे लिख सकता हूँ, बॉल के मास को लिख सकता हूँ उसकी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और g यहाँ पे है ही सही, डिनोमिनेटर में भी मास को लिख लो, डेंसिटी ऑफ बॉल इंटू वॉल्यूम इंटू g। जो बाइंड फोर्स हो जाएगा वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और उसको हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी इंटू जी। ये बाइंड फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर किसी लिक्विड में या किसी मीडियम में हमने एक वी वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट को इमर्स किया है, तो वो मीडियम उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, वो फोर्स इतना होगा। Vg से Vg कैंसिल करते हैं, तो एप्सिलॉन r की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ, ये एप्सिलॉन r की कितनी वैल्यू, सर लास्ट पेज शो करो ना। हाँ बेटे लास्ट पेज पे। हाँ बेटे नोट कर लिया। एक मिनट। हाँ सर। अच्छा कुछ डाउट्स हैं, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स का सिर्फ इतना सा ही रोल है बेटे, कि हमको बायंड फोर्स लिखना आना चाहिए। बायंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट मल्टीप्लाइड बाय जी, है ना।
ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, दैट मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बायंट फोर्स होता है। ठीक है, डेंसिटी आती है मीडियम की, वॉल्यूम आता है किसका, डिस्प्लेस्ड पार्ट का, और जी। अगला क्वेश्चन है सर, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एब्सोल्यूट परमिटिविटी सेम है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी सेम है बेटे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी आर सेम। और एक क्वेश्चन इसमें है कि जो फोर्स मीडियम लगाता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। किस फोर्स की बात कर रहे हो बेटे? किस फोर्स की बात कर रहे हो? एक बच्चे ने पूछा होगा सर जो फोर्स मीडियम लगाता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट है। विच फोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? मेरे ख्याल से अगर तुम ऑब्वियसली बायंट फोर्स की बात कर रहे हो तो बायंट फोर्स तो ना तो चार्ज से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मीडियम लगाता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह से डिपेंड करता है कि जो नेट फोर्स आ जाता है मीडियम में वो वैक्यूम के फोर्स से एप्सिलॉन आर के फैक्टर से डिवाइड होकर के। ठीक है, वो वैक्यूम के फोर्स से एप्सिलॉन आर को डिवाइड करके आ जाता है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर वॉल्यूम ऑफ मीडियम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल्स। देखो, मीडियम मीडियम का जो मीडियम के वॉल्यूम की जरूरत नहीं होती बाइंड फोर्स लिखने में। बाइंड फोर्स लिखने में किसकी जरूरत होती है? मीडियम की डेंसिटी और जिस ऑब्जेक्ट पर बाइंड फोर्स लिख रहे हो उसका वॉल्यूम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बायंट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? बायंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय जी। और ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही, सबमर्ज्ड वॉल्यूम लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही इमर्स कर दिया, तो जो टोटल वॉल्यूम था, जो मास ऑफ बॉल कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम ही बॉल का मीडियम के अंदर है ना, तो इसलिए यहाँ भी मैंने v यूज किया है और इधर भी तो v यूज करना ही है, और यहाँ भी हमने v ही यूज किया। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स हैं, एक का चार्ज है 4Q और एक का चार्ज है माइनस, and they are placed at a separation of r from two small conducting balls of equal size are placed at a distance r from the balls are
brought close to each other and were made to touch each other and again kept at same separation. Find the ratio of final and initial force. Find the ratio of final and initial force. वन एट्थ आंसर आएगा क्या? देखो अभी एक दूसरे पर ये कितना फोर्स लगा रहे होंगे, एक का चार्ज है 4Q, एक का है -2Q, तो इस फोर्स को F अगर मैं कहता हूं तो F का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K इंटू 4Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी कि 8KQ स्क्वायर बाई R। और जब हम इनको टच करेंगे तो क्या होगा, जो टोटल चार्ज होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इसके पास हो जाएगा 4Q माइनस 2Q बाई 2, और इस वाले के पास भी हो जाएगा 4Q माइनस 2Q बाई 2। 4Q माइनस 2Q कितना बचा? 2Q, 2Q बाई 2 इज Q, इसके पास भी हो जाएगा कितना? Q। तो अब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो F डैश अपॉन F अगर पता लगाना होगा तो वो 1/8 होगा, है ना? वैसे एक बात और सही, और भी सही है, कुछ लोगों ने आंसर -1/8 भी बताया है, तो वो भी सही है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, F डैश वेक्टर अपॉन F वेक्टर, तो उसका आंसर -1/8 आ जाएगा। वाई? बिकॉज F जो था वो अट्रैक्टिव नेचर का, और F डैश बाद में जो फोर्स हो गया है वो कैसा हो गया है? रिपल्सिव नेचर का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो आंसर जो है वो -1/8 हो जाएगा, है ना? अब देखो, एक तो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा,
लेकिन ध्यान दो, अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है कि फोर्स का रेशो पता लगाओ, तो फिर आंसर -1/8 बताना ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का रेशो पता लगाओ, तब तो कोई बात ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का रेशो तो 1/8 ही होता। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में तो पूछा है कि फोर्स का रेशो बताओ, लेकिन एक भी आंसर में नेगेटिव साइन नहीं दिया गया है, तो फिर हम मान लेंगे कि एग्जामिनर क्या है, पूछना मैग्नीट्यूड का ही रेशो चाहता था, लेकिन लिख उन्होंने फोर्स दिया है, तो फिर आंसर हम +1/8 ही लगाएंगे, जो बेस्ट पॉसिबल है ऑप्शन उसमें से टिक सर कर। हाँ बोलो बेटे। टच करने के बाद हमेशा वो नेगेटिव हो जाएगा क्या, रिपल्सिव फोर्स मतलब एफ डैश हमेशा, या हाँ, फिर कभी पॉजिटिव? टच करने के बाद हमेशा रिपल्सिव ही फोर्स लगेगा, क्योंकि टच करने के बाद चार्जेस इक्वल हो जाते हैं ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट पर चार्जेस इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, टच करने के बाद फोर्स रिपल्सिव ही लगेगा हमेशा। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 4Q और -2Q ऑब्जेक्ट थे, r डिस्टेंस पे रखा हुआ था, और क्वेश्चन में कहा गया था भाई हमने इन दोनों को पास लेकर के आए, टच करवाया, टच करवा करके वापस दूर ले गए, फिर से r डिस्टेंस पे ही रखा। तो अगर पहले एक दूसरे पर ये F फोर्स लगा रहे थे और बाद में F डैश लगाने लग गए, तो F डैश और F का रेशो पता लगाना है। तो F तो मैंने लिख ही दिया डायरेक्टली, ऐसा होगा, और ये अट्रैक्टिव नेचर का, ठीक है। अब टच करने के बाद क्या होगा, देखो जब हमने बताया था कंडक्टर्स को जब टच करते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज शेयरिंग होती है, और आइडेंटिकल कंडक्टर्स जब होते हैं तो तब तक चार्ज शेयरिंग होती है जब तक उनके चार्ज बराबर नहीं हो जाते। तो मान लो एक के पास पहले Q1 और दूसरे के पास Q2 चार्ज था, तो टच करने के बाद चार्ज दोनों के पास Q1 + Q2/2 और Q1 + Q2/2 हो जाएगा, अगर वो आइडेंटिकल है। यहाँ पे आइडेंटिकल क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने फाइनल चार्ज को क्या लिख दिया, Q1 दैट इज 4Q प्लस Q2 दैट इज -2Q/2। तो दोनों के पास क्यू क्यू चार्ज आ गया, तो बाद में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इतना रह गया। हालांकि ये बात हम देख रहे हैं क्योंकि अब दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को अब रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो एफ डैश और एफ का रेशो इस तरह से आ जाए। ठीक है बच्चों, अब तुम्हारा लेक्चर है अगला, बाकी अपन अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर नो। हाँ, जिन लोगों को नोट करना है नोट कर लो। नहीं सर, नोट। किसी ने कुछ डाउट हो पूछा? सर आप नोट्स भेज रहे हैं चैट बॉक्स में? हाँ हाँ भेजा हूँ। कंडक्टिंग वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर बॉडीज आपस में कंडक्टर हैं तो उनको आपस में सीधे टच भी कर दोगे, तब भी क्या होगा, वो चार्ज शेयरिंग हो जाएगी। अच्छा एक मिनट रुको बच्चों, मैं नोट शेयर कर रहा हूँ अभी, मेरे को जस्ट फॉर अ मिनट, डोंट सेंड एनी मैसेज। ये नोट्स मैंने भेज दिए हैं सब लोगों को। ओके बच्चों, फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय।